हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का बीएलएलबी 6 सेमेस्टर का अगला टॉपिक, जो कि है मुद्रा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। हम लोग का क्या अगला टॉपिक है? मुद्रा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई। तो मुद्रा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मनी। तो भाई भूमिका पे आएंगे कि भूमिका क्या कह रही है इसकी, कि मुद्रा यानी कि मनी किसी भी आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार है। यानी मुद्रा यानी मनी जो है किसी भी आर्थिक व्यवस्था, किसकी आर्थिक व्यवस्था का क्या है? एक मूल आधार है। यह विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का माप, मेजर ऑफ वैल्यू, भुगतान का माध्यम, मीडियम ऑफ पेमेंट और मूल्य संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में कार्य करती है। यानी मुद्रा यानी मनी किसी भी आर्थिक व्यवस्था का एक मूल आधार है। वह यह विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का माप भी निर्धारित करता है, भुगतान का माध्यम भी और मूल्य संचय के रूप में भी कार्य करता है। मुद्रा को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मनी विकसित किए गए हैं। मुद्रा को समझने के लिए क्या करा गया है? अलग अलग तरीके के सिद्धांत या कई सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मनी क्या करे गए हैं? विकसित किए गए हैं। ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं, इस बात की व्याख्या करते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और मांग यानी मनी डिमांड कैसे कीमतों, उत्पादन और आय को क्या करती है? प्रभावित करती है। मुद्रा को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत जैसे कि थ्योरीज ऑफ मनी विकसित किए गए हैं। ये सिद्धांत क्या करते हैं? इस बात की व्याख्या करते हैं कि किस बात की व्याख्या करते हैं? कि जो मुद्रा की आपूर्ति है यानी मनी सप्लाई है और मांग है यानी मनी डिमांड है, कैसे कीमतों, उत्पादन और आय को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। मुख्य मुद्रा सिद्धांत यानी मेन थ्योरीज ऑफ मनी क्या क्या है? हम नीचे 4 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे और फिर इनकी क्या करेंगे? आलोचना भी करेंगे। पहले मुख्य सिद्धांत क्या है? मात्रात्मक मुद्रा सिद्धांत यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के प्रवर्तक कौन थे? डेविड रिकार्डो, मिल और इरविंग फिशर। जो मात्रात्मक मुद्रा सिद्धांत था उसके प्रवर्तक थे डेविड रिकार्डो, मिल और इरविंग फिशर। सिद्धांत का सार क्या था? कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण मूल स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी उसी के कारण जो मूल स्तर है उसी के अनुपात में वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? जिसे हम इरविंग फिशर का फार्मूला कहते हैं, यानी कि MV इक्वल टू PT MV इक्वल टू PT। MV क्या है? PT के बराबर है, जहाँ N क्या है? मुद्रा की मात्रा है, V क्या है? मुद्रा की गति है और P क्या है? मूल्य स्तर है। P क्या है? मूल्य स्तर है। ठीक है, देन अब हम लोग चलते हैं हम लोग के अगले पे। यहाँ पे T क्या है? लेन देन की मात्रा है। इसी तरीके देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या आता है? यहाँ पे PV इक्वल MV इक्वल टू PT MV इक्वल टू PT। यहाँ पे M क्या है? मुद्रा की मात्रा हो गई, V क्या है? मुद्रा की गति हो गई, P क्या हो गई? मूल स्तर हो गया और यहीं पे हम लोग का क्या हो गया? T क्या हो गया? लेन देन की मात्रा हो गई। मतलब अगर M बढ़े और बाकी स्थिर रहे तो PV बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है अगर M बढ़ेगा और बाकी स्थिर रहे, बाकी क्या रहे? स्थिर रहे, तो PV क्या होगा? साथ ही साथ बढ़ेगा। P क्या होगा? साथ ही साथ बढ़ेगा। समझ में आ गया? चलते हैं भाई। अगला हम लोग का सिद्धांत है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, यानी कि कैम्ब्रिज अप्रोच क्या रही इसकी? इसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड मार्शल और पिगू। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल और पिगू। सिद्धांत का सार यह है कि यह सिद्धांत कहता है कि लोग अपनी आय का एक हिस्सा मुद्रा के रूप में रखते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि लोग अपनी आय का एक हिस्सा क्या करते हैं? मुद्रा के रूप में रखते हैं, जिससे मुद्रा की मांग प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रभावित होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? M इंटू के, M इक्वल टू के, जिसमें के मतलब के डॉट PYM, जहाँ के स्लैश लगेगा C डॉट PY मतलब कि
एम इक्वल टू कितना हो गया, के डॉट पी वाई एम। यहाँ पे हम लोग का के इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि के स्लैश में चला गया ना, के लो के भाई पी वाई एम के स्लैश में के तो इसके हो गया, तो के क्या हो गया, के स्लैश सी डॉट पी वाई, सी डॉट पी वाई। समझ में आ गया। यहाँ पे के क्या है, आय का वह हिस्सा है जो लोग नगद रखते हैं, पी क्या है मूल स्तर, और वाई क्या है राष्ट्रीय आय, पी क्या है वाई क्या है राष्ट्रीय आय। तो आप यही वाला ख्याल रखेंगे, एम इक्वल टू के इंटू पी वाई एम। ठीक है, चलो भाई, एक नियतांक के रूप में यूज करा गया कुल मिला के यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा देखते हैं वो कह रहा है किनेशियन मुद्रा सिद्धांत, किनेशियन मुद्रा सिद्धांत, किनेशियन थ्योरी ऑफ मनी, किनेशियन थ्योरी ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। किनेशियन थ्योरी ऑफ मनी और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो देखते हैं हम लोग क्या कहें। तो प्रवर्तक इसके कौन थे, जॉन मेनार्ड कीनेस। इसके प्रवर्तक कौन थे, नाम से लग रहा है किनेशियन है, तो जॉन मेनार्ड कीनेस ने क्या करा था, इसका प्रतिपादन किया होगा। और सिद्धांत का सार क्या था कि लोग मुद्रा को 3 कारणों से अपने पास रखते हैं, लोग मुद्रा को 3 कारणों से अपने पास रखते हैं, या तो लेन देन हेतु, ट्रांजैक्शन मोटिव के कारण, एहतियात हेतु यानी प्रिकॉशनरी मोटिव के कारण, और सट्टा हेतु यानी स्पेकुलेटिव मोटिव के कारण ये रखते हैं अपने पास। ठीक है, और यह सिद्धांत ब्याज दर को मुद्रा की मांग का मुख्य निर्धारक मानता है, और यही सिद्धांत क्या है, जो ब्याज दर है उसको मुद्रा की मांग का मुख्य निर्धारक मानता है। ठीक है, देन मौद्रिकता सिद्धांत यानी मोनेटरिस्ट थ्योरी क्या है, तो मौद्रिकता सिद्धांत देखेंगे तो मोनेटरी थ्योरी से मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, मिल्टन फ्रीडमैन। इसके सिद्धांत का क्या सार था कि मुद्रा की आपूर्ति ही दीर्घकालिक मूल्य स्तर और उत्पादन को प्रभावित करती है। जो मुद्रा की आपूर्ति है वही दीर्घकालिक मूल्य स्तर और उत्पादन को क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसी साथ सरकार जो है उसको मुद्रा आपूर्ति में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और सरकार है उसको मुद्रा आपूर्ति में अनावश्यक अगर छेड़छाड़ उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब सभी सिद्धांत की हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या देखते हैं, यानी क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। हम इन सिद्धांतों की कमजोरियों, विरोधाभासों और व्यवहारिक सीमाओं की बात करेंगे। पहला हो गया मात्रात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो इसकी आलोचना कैसे करी जा सकती है, व्यवहारिकता की कमी थी इसमें क्या थी, व्यवहारिकता की कमी थी। इसका विवरण देखेंगे तो यह मानता है कि सभी कारक V और T स्थिर रहते हैं। यह मानता है कि जो उसके अलावा सभी कारक क्या रहते हैं, M और P के अलावा सभी कारक क्या रहते हैं, V और T स्थिर रहते हैं, जो वास्तविकता में संभव ही नहीं है, जो वास्तविकता में संभव नहीं है। बेरोजगारी की उपेक्षा है इसमें। यह सिद्धांत मानता है कि उत्पादन पूर्ण रूप से होता है, जबकि कई बार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। और यह क्या मानता है, इसमें बेरोजगारी की बात ही नहीं करी गई है, इसमें उपेक्षा है, क्योंकि यह सिद्धांत यह मानता है कि उत्पादन पूर्ण रूप से होता है, जबकि कई बार तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ब्याज दर की अनदेखी कर दी गई है। मुद्रा की मांग पर ब्याज दर का कोई जिक्र ही नहीं है। मुद्रा की मांग है, जो डिमांड है उस पर कोई ब्याज दर का कोई जिक्र भी नहीं है इसमें। मात्रात्मक सिद्धांत की आलोचना में देख क्वांटिटेटिव सिद्धांत का थ्योरी थी। केवल मुद्रास्फीति पर जोर दिया गया है इसमें। तो यह सिर्फ मूल स्तर को समझता है, यह सिर्फ क्या करता है, मूल स्तर को समझाता है और उत्पादन और रोजगार की उपेक्षा करता है। यह केवल जो है मूल स्तर यानी प्राइस वैल्यू को या स्टेटस को समझाता है, उत्पादन और रोजगार की ये क्या करता है, उपेक्षा करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हम लोग के नेक्स्ट वाले जो थ्योरी हम लोग पढ़ी थी, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की आलोचना करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसमें के का स्थिर रहना अवास्तविक है, यानी जो के है उसका रहना स्थिर रहना अवास्तविक है। कैसे, लोग कितनी नगद रखेंगे यह समय, स्थिति और भरोसे पर निर्भर करता है। मतलब ये तो यार कहना स्थिर है कि नगद कितनी रखेगा बंदा, किसी को किसी समय पे जरूरत है या समय पे, या किसी की स्थिति ऐसी है या भरोसा है, उस पर निर्भर करता है कौन कितना नगद रखेगा पैसा। ठीक है, आय के अलावा अन्य कारकों की उपेक्षा कर दी गई है इसमें। ब्याज दर, महंगाई, अस्थिरता आदि को क्या कर दिया गया, सीधे नजरअंदाजी कर दिया गया, केवल आय को इसमें देखा गया है। नीतिगत उपाय को नीतिगत उपयोग सीमित कर दिए गए। इस सिद्धांत से मुद्रा नीति बनाने में मदद नहीं मिलती है। इस सिद्धांत जो मुद्रा नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है,
उसको बनाने में मदद बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि किनेशियन सिद्धांत की आलोचना देखते हैं कि कैसे करी गई है। तो इसमें आलोचना और विवरण देखते हैं। इसमें जटिलता बहुत है किनेशियन में। यह सिद्धांत काफी जटिल है और सभी स्थितियों में लागू भी नहीं होता है। मतलब यह सिद्धांत एक तो बहुत जटिल है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल है समझने में, और सभी स्थितियां जो एक एक थोड़ी मेजोरिटी जो एक लेवल आता है उसमें क्या है, उसमें यह लागू भी नहीं होता। लघुकालीन फोकस, यह सिद्धांत लघु अवधि की बात करता है, मतलब लॉन्ग टर्म इसमें नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करा गया, जबकि दीर्घकालिक प्रभाव में को कम आता है। व्यक्तिगत व्यवहार पर अधिक निर्भर है, मतलब यह मानता है कि लोग सट्टा और अनुमान पर मुद्रा रखते हैं जो सटीक नहीं हो सकता। और ये व्यक्तिगत व्यवहार पर अधिक निर्भर कर दिया गया क्योंकि यह मानता है कि लोग सट्टा और जो अनुमान पर मुद्रा रखते हैं जो सटीक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि इसकी आलोचना है कि मौद्रिकता सिद्धांत की आलोचना कर दी गई है। इसमें आलोचना और विवरण देखते हैं। सरकारी हस्तक्षेप की अवहेलना इसमें करी गई है भाई। फ्रीडमैन का मानना है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। भाई सरकार पूरा देश चला रही है, इकोनॉमी चला रही है, तो उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है, मतलब जैसे जहां बैंकिंग प्रणाली कमजोर है वहां यह लागू नहीं हो सकता। मतलब जो विकास की राह पे है, विकासशील देश है, वहां पे यह क्या है, अनुपयुक्त है, क्योंकि जहां बैंकिंग प्रणाली कमजोर है वहां यह लागू ही नहीं हो सकता। नौकरियों और उत्पादन को नहीं देखता है, यह केवल मुद्रा और मूल्य पर केंद्रित है, नौकरियों और उत्पादन को नहीं देखता, ना तो एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है और देन ना प्रोडक्शन को देख रहा। ठीक है, सबका समझ में आ गई आलोचना। अब लोग देखते हैं इसमें क्या मतलब एक समीक्षा करी गई है। अगर लॉ स्टूडेंट होने के नाते, लॉ कानूनी छात्र के दृष्टिकोण देखें तो लॉ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इसमें क्या रहेगा अगर कोई पूछे। छह तो मुद्रा सिद्धांत का प्रभाव देते हैं। वित्तीय कानून जैसे आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट आदि मुद्रा नीति पर आधारित होते हैं। न्यायिक समीक्षा देखते हैं, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा लिखा हुआ है। सरकार की मौद्रिक नीति की समीक्षा न्यायालय कर सकती है। सरकार की जो मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा न्यायालय आराम से कर सकती है। यदि वह अधिकार का दुरुपयोग होगा तो उसमें क्या कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का। नीतिगत निर्माण, मुद्रा सिद्धांत के आधार पर बजट, बैंकिंग नियम, टैक्स नीति बनाती है। ठीक है, मुद्रा सिद्धांत के आधार पर जो है बजट, बैंकिंग नियम और टैक्स नीति बनाती है। गरीबी उन्मूलन कानून, महंगाई और मुद्रा नीति का निर्धारण गरीबों के लिए सामाजिक न्याय से जुड़ा है। महंगाई और मुद्रा नीति का निर्धारण है वो गरीबों के लिए सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अब देन हम लोग अब किस पे आते हैं, ये हम लोग का पूरा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है। हम लोग रिवीजन चार्ट पे आते हैं मुद्रा सिद्धांत में। और वो क्या है सिद्धांत, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रवर्तक देखेंगे, मुख्य बिंदु देखेंगे, आलोचना देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्योंकि आपको एंड में काम आएंगे। मात्रा सिद्धांत में देखते हैं, ये मैं एक सिद्धांत मात्रा सिद्धांत है, इसमें फिशर इसके प्रवर्तक थे। इसमें मुद्रा इक्वल टू मूल्य में वृद्धि थी, स्थिर मान्यताएं व्यवहारिक थी। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण देखेंगे तो इसके मार्शल प्रवर्तक थे, नगद रखने की प्रवृत्ति थी जहाँ पे के स्थिर नहीं होता है, आलोचना है इसकी। कीनेशियन इसके थे, कीनेस ने इसमें प्रवर्तक थे इसके। ब्याज और सट्टा इसमें महत्वपूर्ण दिखा दिया जो कि जटिल और अल्पकालिक था। मौद्रिक सिद्धांत में देखेंगे तो फ्रीडमैन सरकार मुद्रा को ना छेड़े, ठीक है, इसका मुख्य बिंदु था। और विकासशील देशों में यह अनुपयुक्त रहेगा। और इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन इसका देखने लायक है कि आखिरी में कंक्लूजन ये कर रहा है कि मुद्रा के सिद्धांत अर्थशास्त्र का क्या है, एक मूल अंग है। मुद्रा का सिद्धांत या मुद्रा के सिद्धांत अर्थशास्त्र का क्या है, एक मूल अंग है जो मूल स्तर, उत्पादन, मुद्रा नीति और आर्थिक संतुलन को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। किंतु इनमें से कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है। हर सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनाएं हैं। हर सिद्धांत की क्या सीमाएं और आलोचनाएं हैं। एक कानून के छात्र के लिए यह समझना जरूरी है, एक कानून के छात्र के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मुद्रा के सिद्धांत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। एक क्या है, एक
मतलब एक कानूनी छात्र के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मुद्रा के सिद्धांत सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक प्रभाव भी क्या करते उत्पन्न करते हैं, जैसे कि न्याय, कराधान, बजट नीति और आर्थिक अधिकार। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। ठीक है, और हम लोग का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। मुद्रा की नीति, मुद्रा के जितने भी हम लोग की चीजें थी, मुद्रा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी। बहुत सारे सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है, उनके हम लोगों ने आलोचनात्मक व्याख्या भी कर ली। ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या कर ली और सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आई हो, अगर ये आपको वीडियो ना समझ में आए तो 1.5 की स्पीड पर आके एक दो बार आप इसको देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें टफ था नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे है कि मुद्रा के सिद्धांत काफी टाइम पूछ लिए जाते हैं विद आलोचनात्मक व्याख्याओं के साथ। ठीक है, और रिवीजन चार्ट चल ही रहा है, हर क्वेश्चन के साथ में इसका बिल्कुल नया तरीके से पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।